अभी तक हम लोग जो विलयन होता है वो तीन प्रकार के देखे थे, वास्तविक विलयन और कोलाइटी विलयन, और तीसरा हम लोग देखे थे निलंबन। तो ये तीन प्रकार के विलयन में बेसिकली हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है कोलाइटी विलयन के बारे में पढ़ना है। हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है वो कोलाइटी विलयन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कोलाइटी विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका जो कण होता है, जो इसमें जो घुलता है, जो विलय का कण होता है, वो हमेशा वास्तविक विलयन से क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा ये वास्तविक विलयन से क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पे अगर ये विलयन एक बनाएंगे, ये भी एक विलयन ही है, कोलाइडी की बात करते तो कोलाइडी भी एक विलयन है। अगर हम लोग एक सिंपल अगर वास्तविक विलयन का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वास्तविक विलयन का अगर बात करते हैं तो उसमें एक विलय होता है और एक क्या होता है, विलायक होता है। अगर वास्तविक विलयन का बात करते हैं तो उसमें एक विलय होता है और एक विलायक होता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होता है परिक्षिप्त प्रवाहता, एक होता है परिक्षेपण माध्यम और एक होता है परिक्षिप्त प्रवाहता। अब ये दोनों क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे परिक्षिप्त प्रवाहता और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को याद करेंगे कि जो वास्तविक विलयन होता था, ठीक है, अगर हम लोग विलयन का बात करते थे तो इसमें दो पदार्थ होता था, एक होता था विलय, दूसरा होता था विलायक, तो हम लोग क्या करते थे, जो ज़्यादा मात्रा में रहता था उसको हम लोग विलायक कहते थे, जो कम मात्रा में रहता था उसको विलय कहते थे। या ये भी बोल सकते हैं जो पदार्थ विलायक के अंदर मिल जाए उसको हम लोग विलय कहते थे। ये दिखाई नहीं देता है, जो विलय होता है वो दिखाई नहीं देता है विलायक के अंदर, तो इसको हम लोग ही क्या कहते थे, विलयन कहते थे। उसी प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो विलय होगा इसकी जगह पर कोलाइडी विलयन के लिए इसको हम लोग नाम देते हैं परिक्षिप्त प्रवाहता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षिप्त, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं, इसको हम लोग परिक्षेपण कहते हैं। मतलब कोई परिक्षेपण के अंदर कोई परिक्षिप्त क्या जाए, क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो परिक्षिप्त का मतलब हो गया जाके जो मिलेगा किसके अंदर, परिक्षेपण माध्यम के अंदर। अब यहाँ पर नाम चेंज करने का रीजन हो गया कि कोलाइडी विलयन अलग हो जाता है और वास्तविक विलयन अलग हो जाता है कणों के आकार के अनुसार। जब हम इसका बात कर रहे हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल दिया हुआ कि 8 प्रकार का हम लोग का जो द्रव का जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ का जो अवस्था होता है 3 अवस्था होता है, गैस, द्रव, ठोस। तो ठोस, द्रव, गैस हम लोग का 3 अवस्था देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। तो हो सकता है तीनों में से कम्बिनेशन लगाएंगे तो ये इसके साथ मिल सकता है या ये इसके साथ मिल सकता है। तो अलग अलग अवस्था में हम लोग देखेंगे तो 8 अवस्था देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ परिक्षेपण माध्यम, तो परिक्षेपण के माध्यम का मतलब हो गया यहाँ पर विलायक, परिक्षिप्त अवस्था का मतलब हो गया विलय, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गैस के अंदर द्रव को क्या कर रहे हैं, मिला रहे। गैस के अंदर, किसी गैस के अंदर अगर द्रव को मिलाते हैं तो वो कोलाइडी जो विलयन बनता है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, बादल होता है, कुहासा होता है। तो कुहासा और बादल में यही चीज़ें देखने को मिलता है कि गैस के अंदर क्या होता है, द्रव भरा हुआ रहता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि गैस के अंदर ठोस, गैस के अंदर ठोस पदार्थ भरा हुआ रहता है धुआं के अंदर। धुआं के अंदर, गैस के अंदर कुछ ठोस पदार्थ रहते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं। झाग का बात करेंगे, जो उसके बुलबुले छूटते हैं उसी को हम झाग कहते हैं साबुन वगैरह में। तो वो क्या होता है, द्रव के अंदर गैस भरा हुआ रहता है, इसलिए इस कारण से बुलबुले छूटते हैं। तो द्रव के अंदर क्या होता है, गैस भरा हुआ रहता है। वैसे ही बात करेंगे कि अगर द्रव के अंदर द्रव भर दे, द्रव के अंदर दूसरे द्रव को भर दे तो उसको हम लोग पायस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल दूध दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग पायस के नाम से जानते हैं, जो कि आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही द्रव के अंदर कोई ठोस पदार्थ को भर दे,
द्रव के अंदर कोई ठोस पदार्थ को परिक्षिप्त कर दे तो उसको हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्च 14 दिया हुआ है, CsH3 गोल्ड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर कोई ठोस के अंदर गैस को परिक्षिप्त कर दे, कोई ठोस के अंदर गैस को भर दे, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अधिशोषित गैस। इसमें क्या होता है, जैसे प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम एक धातु है, इसके ऊपर कौन सा गैस अवशोषित कर दिया जाता है, तो H2 गैस अवशोषित कर दिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जब एक ठोस के अंदर क्या करते हैं, द्रव को भरते हैं, जब एक ठोस के अंदर द्रव समाहित करते हैं तो उसका एग्जाम्पल जेल होता है या जेली होता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, जेल और जेली क्या होता है। उसी प्रकार से एक ठोस के अंदर एक ठोस को मिला देते हैं, एक ठोस के अंदर एक ठोस को मिला देते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मिश्र धातु। मिश्र धातु उसी प्रकार से बनाते हैं, दो धातु को आपस में मिलाते हैं, एक ठोस के अंदर दूसरे ठोस को मिला देते हैं, इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें और आगे चल के चर्चा करेंगे। तो फिलहाल को लिखना है, क्या लिखना है, परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस और द्रव और गैस से संबंधित कोलाइडी विलयन या सॉल्व निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं। तो ये 8 प्रकार टेबल बना लेना है, इसको यहाँ पे हेडिंग डाल के 8 प्रकार का टेबल यहाँ पे तैयार कर लेना है, इसको हेडिंग डाल के। और इस बात को अगर याद नहीं रहेगा तो इस बात को यहाँ पर इंडिकेट कर लेना है कि ये किसके जगह पर आता है, ये आता है विलायक के जगह पर, ये आता है विलायक के जगह पर, और ये किसके जगह पर आता है, तो ये विलय के जगह पर आता है, ये विलय की जगह पर यूज होता है। इस बात को ध्यान में रखना है और इसको इंडिकेट कर लेना है, नहीं तो फिर ध्यान में नहीं रहेगा कि परिक्षेपित प्रवास्ता अगर आगे आएगा तो ध्यान में ही नहीं रहेगा, या परिक्षेपण माध्यम आगे शब्द ये आएगा तो ध्यान में नहीं रहेगा, इसलिए पहले से इंडिकेट करके रखना है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिक्षेपित प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया, दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होता है, जैसे एक दूसरे से जुड़ रहा है तो कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया होगा। क्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। तो इसको यहाँ पर एक हेडिंग के रूप में लिखना है, क्या लिखना है, तो परिक्षेपित प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों को नाम लिखना है, उसके नीचे पहला नंबर देके लिखना है, क्रिया सही तरीक़ा से कि याद रहे तो पहला नंबर देकर लिखना है। तो पहला नंबर यहाँ पर देख के लिखेंगे हम लोग, तो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, अच्छा से दिखाई दे। तो इसमें 1 नंबर देख के लिखेंगे, और 1 नंबर में क्या लिखेंगे, तो लायोफोबिक, जिसको हम एक और नाम से जानेंगे, इसको इंग्लिश में लायोफोबिक कहते हैं, और एक और इसके नाम से जानते हैं, इसको ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, द्रव विरोधी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव विरोधी हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग द्रव विरोधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2 नंबर लिखेंगे, 2 नंबर का अगर बात करेंगे तो 2 नंबर लिखेंगे, तो 2 नंबर होता है लायोफिलिक कहते हैं, लायोफिलिक। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं द्रव स्नेही। ये दोनों 1 नंबर 2 नंबर देख के लिख लेना है। पहले ये हेडिंग के रूप में लिखना था, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर देख के दोनों को लिख लेना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, लायोफोबिक का मतलब है द्रव विरोधी। द्रव विरोधी मतलब जो द्रव का विरोध करता है, जो द्रव का विरोध करता है। और द्रव स्नेही का मतलब होता है जो द्रव के पास आना चाहता है, जो द्रव के पास आना चाहता है तो उसको हम द्रव स्नेही कहते हैं, जो द्रव से दूर जाना चाहता है उसको हम द्रव विरोधी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दोनों लिखने के बाद अब इसका हम लोग ये दोनों लिखने के बाद हम इसका दोनों का डिफिनीशन यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।
लेते हैं। एक नंबर हेडिंग देना है क्या, तो लायोफोबिक। एक नंबर हेडिंग देना है लायोफोबिक। एक नंबर देख के लिखना है लायोफोबिक, इसको लिखना है द्रव विरोधी भी, दोनों नाम से याद रखना है, इसलिए इंग्लिश में भी कहीं पर दे सकता है। तो लायोफोबिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कहते हैं, द्रव विरोधी कहते हैं। इसमें लिखना है वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जिनके परिक्षिप्त अवस्था, यही याद रखना जरूरी है, परिक्षिप्त अवस्था आ गया ना, जो मिलाते हैं उसको हम लोग परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो परिक्षिप्त अवस्था के कण काफ़ी छोटे होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था के कण काफ़ी छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत नहीं किया जा सकता है। इन्हें आसानी से कोलाइडी अवस्था में, इसका कण बहुत छोटा होता है और इसको आसानी से कोलाइडी का जो कण का आकार होता है उसमें इसको बदला नहीं जा सकता, तो उसी को लिखा गया है इन्हें आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत नहीं किया जा सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसका जैसे में दो एग्जाम्पल लिख लेना है, तो 2-3 एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोना और इत्यादि कर लेना है, सोना इत्यादि कर लेना है। ठीक है, आगे हेडिंग डालना है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर है लायोफिलिक। लायोफिलिक जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं द्रव स्नेही। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव स्नेही, जिसको द्रव से लगाव होता है। ठीक है, तो इसमें लिखना है वे पदार्थ, जो बोल रहे हैं उसको लिखना, वे पदार्थ जिनके परिक्षिप्त अवस्था के कण बड़े होते हैं, जिनके परिक्षिप्त अवस्था के कण बड़े होते हैं और ये किसी उपयुक्त विलायक में मिश्रित कर दिए जाने पर, किसी उसको उपयुक्त विलायक में मिश्रित कर देते हैं, मिश्रित कर दिए जाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत हो जाता है। आसानी से कोलाइडी अवस्था में ये क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। जैसे इसका प्रोटीन, स्टार्च, रबर, जिलेटिन, गोंद, ये सब ETC लिख लेना है, ETC यहाँ तक लिख लेना है। बात को यहाँ पर ध्यान समझना है, दोनों में अंतर क्या है। द्रव विरोधी किसको कहते हैं, सबसे पहले द्रव विरोधी वैसा, इसमें जो कण होता है, जो पदार्थ का कण होता है बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता है। इसमें जो पदार्थ का कण होता है बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता है और ये कोलाइडी कण के आकार का नहीं होता है, इसको कोलाइडी कण का आकार का बनाना पड़ता है। कोलाइडी कण के आकार के बनाने के लिए इसमें ये आसानी से नहीं बदलता है, इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके कोलाइडी आकार में इसको परिवर्तित किया जाता है, लेकिन ये आसानी से नहीं होता है। इसको परिवर्तित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई देखने को मिलता है। लेकिन अगर द्रव स्नेही का बात करेंगे तो उसका, द्रव स्नेही का अगर बात करेंगे तो उसका क्या होता है, उसका कण बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसका कण बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे इसको परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं, जैसे इसको कंटेनर में मिला देते हैं, कंटेनर में मान लो पहले ये परिक्षेपण माध्यम है, तो ये परिक्षेपण माध्यम में जैसे इस परिक्षिप्त अवस्था को, एक द्रव नहीं है, ठीक है, बड़ा कण है, जैसे इसमें डालेंगे ये क्या हो जाता है, इसका ऑटोमेटिक कोलाइडी कण के आकार में परिवर्तित हो जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों को समझना है। अब इसमें दोनों में अंतर कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, तो 2-4 अंतर लिखेंगे जो आसान है, जो याद रहे। ठीक है, तो दोनों का अंतर यहाँ पर लायोफोबिक सॉल और लियोफिलिक सॉल, यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल लिखेंगे। और इस एग्जाम्पल में देखो, इसको हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी, इसको कहते हैं हम लोग द्रव स्नेही। तो नाम ही याद रखना है कि इसको हम लोग द्रव विरोधी कहते हैं, इसको हम लोग द्रव स्नेही कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इसका सबसे पहले दिया हुआ कि इसमें पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होते हैं। तो जो परिक्षेपण माध्यम का पृष्ठ तनाव होता है, ये जो विलयन बनाते हैं
कोलाइडी विलयन बनाने के बाद भी इसका पृष्ठ तनाव उसके लगभग क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देना है, फिर से ये सब टर्म्स ध्यान में रखना है, पहले ही बता दिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको अगर विलायक बोलते हैं अगर विलयन रहता तो, लेकिन अभी हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, परिक्षेपण माध्यम कह रहे हैं। तो इसमें जो कण मिलाते हैं, जो कोलाइडी कण मिलाते हैं, तो मान लो कि जब इसमें कोलाइडी कण मिला दिए तो कोलाइडी कण जो मिलाते हैं इसमें, कोलाइडी कण इसमें मिला दिए, तो कोलाइडी कण मिलाने के बाद, कोलाइडी कण मिलाने के बाद अब जो पहले परिक्षेपण माध्यम जो स्थित था तो उसका जो पृष्ठ तनाव था, उसका जो पृष्ठ तनाव था और मिलाने के बाद जो पृष्ठ तनाव बना, ये जो कोलाइडी कण है वो मिलाने के बाद इसका जो पृष्ठ तनाव बना, दोनों में कोई अंतर नहीं आता है, लगभग लगभग बराबर होता है। लेकिन अगर द्रव स्नेही का बात करेंगे, अगर द्रव स्नेही का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से क्या होता है, कम होता है। मतलब जब मिलाने के बाद जब जो पृष्ठ तनाव हो जाता है वो कम हो जाता है पहले के तुलना में, पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें अंतर। दूसरा दिया हुआ है कि अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक आता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं परान्वीक्ष कहते हैं, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में इस कण को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस कण को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें इसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दृष्टि दिखाई नहीं देता है, मतलब खुली आंखों से हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं और इसका दृष्टि नहीं देख पाते हम लोग अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तब। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे विद्युत अपघटन द्वारा आसानी से स्कंदित हो जाता है। अब देखो, मतलब स्कंदित का मतलब हो जाता है कि ये जम जाना, ठोस रूप में बदल जाना, इसका मतलब होता है ये ठोस रूप में आसानी से बदल जाता है ये, लेकिन ये अस्थायी होता है। देखो इस बात को याद रखना, जो द्रव विरोधी होता है वो अस्थायी कभी भी नहीं बनता है, इसलिए कि उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी होता है। बनाने के बाद तुरंत ये हो सकता है चेंज भी हो जाए या उस तरह का नहीं भी रहे, लेकिन ये बहुत अस्थायी होता है और ये स्कंदित किया, इसका स्कंदित नहीं होता है। ठीक है, और एक और टर्म्स लिख सकते हो, ये जो होता है अनुकर्मणीय होता है और ये जो होता है उत्कर्मणीय होता है। अनुकर्मणीय का मतलब होता है जो ये स्कंदन बन जाता है, एक बार ठोस अवस्था में फिर से परिवर्तित हो गया तब इसको फिर से हम लोग कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर स्कंदन हो जा रहा है ठोस रूप में, बड़ा बड़ा ठोस की आकृति ले रहा है और फिर से अगर हम इसको मिला देते हैं तो फिर से ये क्या हो जाता है, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। इस बात को एक और लिख लेते हैं। सयांता का बात करेंगे तो सयांता परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। जब मिलाने के बाद जो सयांता होगा, अब पहले जो परिक्षेपण माध्यम का सयांता था दोनों लगभग बराबर होता है, लेकिन इसमें सयांता जल से क्या हो जाता है, अगर जल में हम मान लो कि जल में ये पदार्थ मिला रहे तो जो जल का सयांता होता है उससे इसका सयांता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब सयांता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। सयांता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। देखते हैं ना, जल का गाढ़ापन और मध जो शहद आता है, शहद का जो गाढ़ापन होता है, तो दोनों का अगर गाढ़ापन नहीं करते, शहद का गाढ़ापन ज़्यादा होता है, तो जिसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा उसका सयांता क्या होता है, ज़्यादा होता है, वही सयांता होता है। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए तो यहाँ पर इसका 5 अंतर दिखा लेता है, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ किया गया कि विक्षेपित कणों के प्रकार के आधार पर, विक्षेपित मतलब जो उसमें खुल जाता है, उसके कणों के आकार के आधार पर, अब यहाँ पे आकार के आधार पर बात किया जा रहा है, तो उसके आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। कोलाइडी विलयन को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। तो अगला हेडिंग लिखना है, विक्षेपित कणों के प्रकार के आधार पर। अगला हेडिंग लिखना है, विक्षेपित कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइडी 3 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी 3 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे कौन कौन सा 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे कौन कौन सा 3 प्रकार के होते हैं।
एक नंबर दे के लिखना है, चलिए लिखते चलिए। एक नंबर दे के लिखना है बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड। एक नंबर दे के लिखना है, सबसे पहले सबको लिख लेना है कौन कौन तीन होता है। तो बहुआण्विक कोलाइड, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड हम लोग कहते हैं। लिखते चलेंगे इंग्लिश नाम भी, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। 2 नंबर लिखेंगे दो नंबर है बृहत आणविक कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। तीन नंबर लिखेंगे संयोजित कोलाइड, तीन नंबर लिखेंगे संयोजित कोलाइड। इसका इंग्लिश नाम होगा एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। अब यहाँ पर हम एक एक को समझेंगे। ये तीनों पहले नाम लिख लेना है। ये 3 प्रकार का होता है इसके कणों के आकार के आधार पर। हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले है बहुआण्विक कोलाइड। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। बहुआण्विक कोलाइड के कोलाइडी कण अनेक छोटे छोटे अणुओं या परमाणुओं के परस्पर जुड़ने से बनते हैं। तो बहुआण्विक कोलाइड जो बनता है वो छोटे छोटे अणुओं को या परमाणुओं को जुड़ने से बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जिसका अगर व्यास का बात करेंगे, जो परमाणु का व्यास या अणु का व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अतः ये ऐसे कोलाइड विलयन सॉल में परिक्षेपित कण अणुओं या परमाणुओं के समूह होते हैं। अब देखो, इसको सॉल जो बनेगा, इसका जो विलयन बनेगा, विलयन का जो सॉल होगा, देखो जाकर इसको हम लोग सॉल के नाम से, जैसे विलयन की जगह हम लोग सॉल का प्रयोग करते हैं। इसमें सॉल का ऊपर मतलब भी समझा देंगे। यहाँ पर अभी याद रखना कि कोलाइडी विलयन में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कण होगा, परमाणु होगा, वो समूह होते हैं, एक समूह में जुड़ के बनते हैं। क्या होता है? एक समूह में जुड़ के बनते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गोल्ड का सॉल, तो गोल्ड का जो सॉल होता है या सल्फर का जो सॉल बनता है। ठीक, तो ये सब बहुआण्विक कोलाइड के एग्जाम्पल है। और ये जो जुड़ता है, इसका जो कण होता है, जो कण जुड़ता है वो कौन सा बल से परस्पर जुड़ा होता है? वंडर वाल्स बल से ये जुड़ा होता है। वंडर वाल्स बल के द्वारा ये परस्पर जुड़ा रहता है। इसको जो छोटे छोटे कण होते हैं जुड़कर कोलाइडी कण के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वैसे कोलाइडी कण को, वैसे कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। 1 नंबर दे के लिखना है बहुआण्विक कोलाइड। अब जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना है बहुआण्विक कोलाइड के कोलाइडी कण, बहुआण्विक कोलाइड के कोलाइडी कण, बहुआण्विक कोलाइड के कोलाइडी कण अनेक छोटे छोटे अणुओं या परमाणुओं के परस्पर जुड़ने से बनते हैं। अनेक छोटे छोटे परमाणुओं या अणु या परमाणुओं के परस्पर जुड़ने से
बनते हैं, परस्पर जुड़ने से बनते हैं। परस्पर जुड़ने से बनते हैं। इनके कणों के बीच में वैन डर वाल्स बल लगते हैं या कार्य करते हैं। वैन डर वाल्स बल कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना है, जैसे गोल्ड का सॉल्ट, सल्फर का सॉल्ट, etc। गोल्ड का सॉल्ट, सल्फर का सॉल्ट, etc। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। इसका कण क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और यही कण क्या होता है आपस में, यही कण क्या होता है परस्पर पहले जुड़ता है। यही कण छोटा छोटा कण जुड़ के कैसा आकृति बना लेता है, तो कोलाइडी कण के आकार का बन जाता है। कोलाइडी कण के आकार का बन जाता है। और ये जो कण को जोड़ने में मदद करता है, कौन सा बल मदद करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वैन डर वाल्स बल। उसको हम लोग कहते हैं वैन डर वाल्स बल। उसको हम लोग वैन डर वाल्स बल कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड क्या है, तो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, इसमें जो जिसका उच्च आणविक द्रव्यमान हो, वैसा पदार्थ जिसका आणविक द्रव्यमान क्या हो, ज़्यादा हो। कुछ पदार्थ बृहद आणविक पदार्थ के को घुलाने पर प्राप्त विलयन में इनके अणु टूटकर कोलाइडी कणों के आकार में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे विलयन में परिक्षेपित कण कोलाइडी आकार के हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को बृहद आणविक कोलाइड हम लोग कहते हैं। इसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि इसका जस्ट उल्टा है। इसमें कणों का जो आकृति होगा वो बड़ा बड़ा होगा। कणों का आकृति जो होगा क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। तो अगर इस कणों का आकृति बड़ा बड़ा होगा, जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक परिक्षेपण माध्यम में जैसे इसको डालते हैं, इसका जो कणों का आकार होता है इतना बड़ा बड़ा नहीं होके कोलाइडी कण के आकार के क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। कोलाइडी कण के बराबर हो जाते हैं। तब ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। ये ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लिखना है कि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले कुछ पदार्थ को घुलाने पर प्राप्त विलयन में इनके अणु टूटकर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे विलयन बोले या सॉल्व बोले, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि यहाँ पर हम लोग कोलाइडी के लिए सॉल्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे विलयन में परिक्षेपित कण जो मिलाए हैं, परिक्षेपित कण कोलाइडी कण के आकार के होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाता है। ऐसे ही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। इतना तक लिखना है। आगे अगर बात करेंगे, उच्च आणविक द्रव्यमान इसका होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। और इसको जैसे ही परिक्षेपण माध्यम में इसको जैसे घुलाते हैं, जैसे मिलाते हैं, तो ये आणविक आकार के, मतलब ये कोलाइडी कण के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले तो बड़ा बड़ा कण रहता है, लेकिन बाद में अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल जो होता है, स्टार्च हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, etc हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख लेना। लास्ट जो है वो है संयोजित कोलाइड। वो है संयोजित कोलाइड। ये क्या होता है उसको देखते हैं। दिया हुआ है कुछ पदार्थ ऐसे है, अभी लिखना नहीं है, जो बोलेंगे उसके बाद लिखना है। तो कुछ पदार्थ ऐसे है जो तनु विलयन अगर तनु विलयन है, तनु विलयन का मतलब क्या होता है कि जिसमें विलय का मात्रा कम हो। यहाँ पर बात करेंगे तो क्या, यहाँ पर बात करेंगे तो परिक्षिप्त परावस्था जो होता है, परिक्षिप्त परावस्था का मात्रा क्या होगा, कम होगा। तनु विलयन में विद्युत अपघटन जैसे आचरण करता है। कुछ ऐसे पदार्थ होता है जो जिसका तनु विलयन रहेगा तो कैसा आचरण करेगा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, याद होगा। विद्युत अपघटन मतलब क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ में, किसी भी एक विलयन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो किंतु लेकिन अगर विलयन सांद्र कर दिया जाए, मतलब विलयन में ज़्यादा मात्रा में मिला दिया जाए विलय,
तो अगर शांत कर दिया जाए तो कोलाइडिक अणु जैसा आचरण प्रदर्शित करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ज़्यादा मात्रा में मिला दिया जाता है ये कोलाइडिक कण के जैसा ये काम करने लगता है। इस प्रकार से ये उच्च सांद्रता वाले विलयन में इनके कण परस्पर जुड़कर समूह बनाते हैं। इस प्रकार से अब ये कैसे हो पाता है, तो ध्यान में रखना है कि पहले अगर एक विलयन है, इसमें अगर पदार्थ मिलाए हैं, इसमें कोई कण मिलाए हैं, तो ये कोलाइडिक कण की तरह काम नहीं करता है, ये विद्युत अपघटन जैसा कार्य करता है। लेकिन अगर यही ज़्यादा मात्रा में मिला दे, यही ज़्यादा मात्रा में मिला देने से ये कोलाइडिक कण जैसे काम करने लगता है। क्यों? तो ज़्यादा मात्रा में मिलाने से इसका कण परस्पर जुड़ने लगता है। इसका कण क्या होता है? परस्पर जुड़ने लगता है और जुड़कर थोड़ा बड़े कणों का निर्माण करने लगता है, जो कोलाइडिक कण के आकार के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, जिसके कारण ये कोलाइडी जैसा ये बनाने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजित कोलाइड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजित कोलाइड कहते हैं। इसमें लिखना है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तनु विलयन में कोलाइडिक अणु जैसा व्यवहार नहीं करते, जो तनु विलयन में कोलाइडिक अणु जैसा व्यवहार नहीं करते, किंतु सांद्र विलयन में कोलाइडिक अणु के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। किंतु सांद्र विलयन में कोलाइडिक अणु के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसका कारण यह होता है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन में इनके कण परस्पर जुड़ के समूह बनाने लगते हैं, जो कोलाइडिक कणों के आकार के बराबर हो जाते हैं। इस समूह को मिसेल्स भी कहते हैं। मैं लिख लेना है, इस समूह को मिसेल्स कहते हैं। और ऐसा ही इसी प्रकार के पदार्थ को संयोजित कोलाइड कहते हैं, और इसी प्रकार के पदार्थ को संयोजित कोलाइड कहते हैं। ठीक, तो इतना लिख लेना है। ये मिसल्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि जब इसका कण एक समूह बनाकर थोड़ा बड़े कणों का निर्माण करना था। ये कब करता है? जब विलयन क्या हो? सांद्र विलयन होगा, तभी जाकर ऐसा घटना होगा। लेकिन अगर हम लोग पहला वाला का बात करेंगे तो पहला वाला में वैसा नहीं होता है। वो सांद्र रहे या कुछ भी रहे, उसका कण क्या होता है? छोटा छोटा कण रहता है, तो जुड़कर बड़ा कणों का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो उसमें अलग बात है, इसमें अलग बात है। क्या हो गया है? आगे जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधि। आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग पढ़ना है कोलाइडी विलयन के तैयार करने की विधि। कोलाइडी विलयन को हम लोग किस प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इसका भी यहाँ पे 2 विधि दिया हुआ है, संगणन विधि और परिक्षेपण विधि। ठीक, इसको हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।